मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कल तक इसमें हमने क्या देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है और उसका एंगल अगर थीटा होता है तो उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एम तो इसी तरीके से लगता है। लेकिन इस एम को हम दो भागों में इस तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इस तरफ एक आता है, वो आता है एम का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट। इस दिशा में आता है हमारे पास एम का कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, जो कि हमारे नॉर्मल रिएक्शन को इस तरीके से बैलेंस आउट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है एम कॉस थीटा, और एम साइन थीटा जो था वो बेसिकली उसको स्लाइड करवाता है, विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एम से एम कट जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास जी साइन थीटा। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हमने मानी थी कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। लेकिन अब जैसे ही फ्रिक्शन आ जाता है तो फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलने लगती हैं। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, हमारे पास पहली बात हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। पहला केस जिसमें ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, दूसरा केस जिसमें ये एंगल को हमने इतना उठा दिया कि हमारे पास ब्लॉक अब स्लाइड करने लग गया। ठीक है, तो केस 1 हमारे पास आ गया है। जिस वक्त हमारे पास ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग है ना, नॉट स्लाइडिंग। इसमें क्या होगा, नॉट स्लाइडिंग क्यों है भाई? यहां पर इसके ऊपर इस तरीके से एम साइन थीटा लग रहा था, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स इसमें पीछे की तरफ लगेगा इस तरीके से। ऑलराइट, अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है यानी कि फ्रिक्शन इस एम साइन थीटा को बैलेंस आउट कर पा रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, हमारे पास एम साइन थीटा इज लेसर देन फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स वो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स तो उतना ही लगता है जो जितने की जरूरत होती है। तो एक्चुअली ये दोनों बराबर होंगे, मैक्सिमम वैल्यू से ये वाली बात छोटी होनी चाहिए। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। एफ मैक्स हमारे पास आ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एम जी कॉस थीटा के बराबर है, तो यह आ जाता है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अब ये चीज़ें आप बहुत बार फिजिक्स में देखने वाले हो। इंक्लाइन प्लेन होगा, नीचे लगेगा एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा म्यू एम जी कॉस थीटा से। तो इनको याद करना चाहो तो कर लो, नहीं कि इस तरीके से हम देखते रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब इसमें हमारे पास एक लिमिट आती है कि भाई अगर मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, एंगल को इंक्लाइन बढ़ाता चला जाऊँ, तो एक टाइम ऐसा आता है ये एम जी साइन थीटा बढ़ता जाएगा और ये फ्रिक्शन का फोर्स है वो कम होता चला जाएगा, फिर इवेंचुअली ये स्लाइड करने लगता है। तो हमारे पास एक लिमिटिंग वैल्यू आती है भाई, थीटा की एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, उस थीटा के बाद तो ये स्लाइड करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई एम जी साइन थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ आप देखोगे एम जी से एम जी कट जाते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है tan थीटा मस्ट बी लेस देन म्यू। अब ये जो थीटा की वैल्यू है ये बहुत ही खास वैल्यू निकल के आई है। इसका मतलब ऐसा थीटा जिसके बाद ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो उस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास वो आ जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, और इसी का एक बहुत ही खास नाम है विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब रिपोज बना लेते हैं फिर से हैं तो हमारे पास अगर मान लो मैं यहाँ से सैंड इस तरीके से गिराता जा रहा हूँ तो सैंड का यहाँ ढेर बनता है इस तरीके से, और आप देखोगे इवेंचुअली हमारे पास इस तरीके से सैंड का ढेर बनता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो भाई, हमारा सैंड का ढेर कुछ ऐसा बनता है। ऑलराइट, यहाँ से सैंड गिर रही थी, तो यहाँ पर अब मान लो नई सैंड की कोई दाना आता है ना, इस तरीके से कोई दाना आ गया, अगर ये एंगल अगर ये यहीं रुक जाती तो ये देखो एंगल और इस तरीके से बढ़ता जाता हमारे पास, लेकिन एंगल बढ़ेगा तो नए सैंड के दाने नीचे सरक जाएंगे, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फ्रिक्शन रोक नहीं सकता उसको, तो फिर वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एक एंगल थीटा आ जाता है, और वही होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो पहला तो हो गया जब हमारे पास केस 1 जब नॉट स्लाइडिंग का केस था, स्लाइडिंग नहीं हो रही थी। अब देखते हैं हम केस 2 जब हमारे पास स्लाइडिंग हो रही है। ओके, स्लाइडिंग भी हो रही है तो नीचे की तरफ, यानी कि इसका कुछ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब हम इक्वेशन क्या लिख देंगे, हमारे पास देखो ये ब्लॉक था नीचे की तरफ लग रहा था, इस पे एम जी का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, पीछे की तरफ था इस पे म्यू एम जी कॉस थीटा है ना, ये था म्यू एम जी कॉस थीटा,
और अब की बार ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये फोर्स इसको इस तरफ एक्सेलरेट करा देगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। देखो ज़रा, सारे m से m कट गए और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई वो वाला फोर्स बताओ जो हमारे पास इस इंक्लाइंड प्लेन की जो सरफेस है उसने इस ब्लॉक के ऊपर लगा दिया। तो कौन कौन से फोर्सेस लगाए? इंक्लाइंड प्लेन ने जो फोर्सेस लगाए हैं, एक फोर्स तो इसके ऊपर लगाया होगा इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन का, है ना, एन, और दूसरा फोर्स लगाया है पीछे की तरफ सरफेस ने ही, म्यू टाइम्स एन। तो हमारे पास अगेन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और ये फोर्स की एक्चुअली इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास एफ नेट हो जाएगा। एफ नेट हमारे पास एफ नेट की जो वैल्यू हो जाती है वो आती है अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दी। यहाँ पर एन की वैल्यू को आप बाहर कॉमन निकाल दोगे तो वो आ जाएगा एम जी कॉस थीटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई एफ नेट हमारे पास इंक्लाइन की सरफेस ने कितना लगाया। अब इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत आसान है, सबको सॉल्व करना शुरू करते हैं। A block has been placed on an inclined plane with a slope angle theta. Block slides down at the plane at constant speed. The coefficient of kinetic friction is equal to कांस्टेंट स्पीड, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। बहुत अच्छा सवाल। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। बहुत ही सिंपल ये सवाल है। अगर हमारे पास इस तरीके से एक इंक्लाइन है एंगल थीटा का, तो हमें पता है भाई कि इसके ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है एम जी साइन थीटा, और इसके ऊपर पीछे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एम जी कॉस थीटा। इतना मैक्सिमम लग सकता है। बाय द वे ये यहाँ पे स्लाइड ऑलरेडी हो रहा है, तो ये कौन सा वाला फ्रिक्शन होगा? ये होगा हमारा काइनेटिक, है ना, काइनेटिक। और क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0। ऐसे केस में हम देखते हैं mg से mg कट जाता है और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड। तो हमारे पास ये प्लैंक एक्चुअली ऐसे था और उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था, फिर उसको ऐसे 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 टेढ़ा करते गए, इस तरीके से एंगल उसका घुमाते गए, देखो थीटा बढ़ाते गए हैं। एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी रेस्पेक्टिवली। तो पहली बात तो 30 डिग्री तक जब तक उसको घुमाया है तब तक ये मूव नहीं कर रहा था, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। वहां से आप स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पता कर सकते हो। फिर एक बार जब स्टैटिक से काइनेटिक में हम मूव कर गए, तो अब हमारे पास क्या बोला गया है कि 4 मीटर 4 सेकंड में। तो बेसिकली आपको पता करना पड़ेगा इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फिर आप पता कर लेना कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, हमें पता है कि हमेशा जो नीचे की तरफ स्लाइड कराता है वो होता है एम जी साइन थीटा। दिस विल बी एम जी साइन थीटा। और फ्रिक्शन का जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, 30 डिग्री तक हमारे पास एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा दोनों बराबर थे। तो पार्ट 1 हम देखते हैं, स्टैटिक जब वो था। ऐसे केस में हम देख लेंगे हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन
थीटा, यहाँ से mg कट जाते हैं, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाती है tan थीटा के बराबर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ 30 यानी 1/√3 के बराबर, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.73, इस तरीके से आप मान सकते हो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.577 के आसपास आती है। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से मैं 0.6 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। 0.6 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, ये कौन सा है, म्यू स्टैटिक है ना, दिस इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक। ठीक, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पता चल रही है कि म्यू काइनेटिक की वैल्यू कुछ कम होगी, क्योंकि अगर 30 डिग्री पर ये जस्ट स्लाइड होना शुरू हुआ है तो यानी इसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहता। अगर दोनों काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन सेम हो जाते तो ये बस स्लाइडिंग की कंडीशन पे है, इसका ये मतलब नहीं 4 सेकंड में वो यहाँ तक चला जाए, तो उसका कोई अच्छा खासा एक्सेलरेशन नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कम होगा, है ना, तभी तो ज़्यादा एक्सेलरेट हो पा रहा है वो। तो ऐसे केस में हमें पता चल रहा है कि भाई ये वाला आंसर नहीं हो सकता, यानी हमारे पास ऑप्शन ए ही बचता है। ए को हम करेक्ट आंसर अभी से ही मार्क कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं पार्ट 2 में, जब हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। भाई हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, इस दिशा में रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा ऐसे म्यू mg cos थीटा, और इन दोनों के होते हुए भी हमारे पास इस तरफ एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन a हमें पता तो है ही नहीं, तो एक काम करते हैं पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। हमें बोला है कि भाई 4 मीटर इन 4 सेकेंड, तो देखो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, 4 मीटर इन 4 सेकेंड, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ से हमें पता चलता है 4 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या आ जाता है, एक 4 से एक 4 इस तरीके कट जाता है, दूसरा ये यहाँ से 2 से कट जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू आते ही यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम जो बना हुआ है, बस हमारा वेट ही कर रहा था, ये mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सारे के सारे मासेस इस तरीके से कट जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आती है g इंटू साइन ऑफ 30 माइनस म्यू हमें पता करना है इंटू कॉस ऑफ 30 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गई है थोड़ी सी। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ के बराबर, तो यहाँ से अगर मैं g को दूसरी तरफ ले जाऊँ, है ना, तो g को दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो मेरे पास वैल्यू हो जाती है हाफ माइनस म्यू इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 विल बी इक्वल टू, मेरे पास आ जाता है हाफ इंटू 1/10। ये सारे के सारे जो हाफ हैं इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास वैल्यू बचती है 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू म्यू √3। यहाँ से वैल्यू आ जाती है मेरे पास 10, तो ये हो जाता है मेरे पास 9/10 इज इक्वल टू म्यू √3। अब देखो यहाँ पर 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 है, तो इसको आप बोल दो 3 इंटू 3, और ये √3 यहाँ कट जाएगा, सिर्फ √3 इधर बचेगा। √3 की वैल्यू खुद होती है 1.73, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाती है म्यू इज इक्वल टू 1.73 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू, इसको मैं अगर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 भी मान लूँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21, 3 1 3 4 5, 5.1 के आसपास वैल्यू आ रही है, और 0.51 आ जाएगा ना, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ए को हम करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, 2 केसेस हो गए इसमें, स्टैटिक वाला भी काइनेटिक वाला भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by. देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास हाफ पार्ट है दैट इज स्मूथ, ठीक है, और बाकी का जो हाफ है उसमें कुछ हमारे पास फ्रिक्शन है। जब हमारे पास स्मूथ पार्ट होता है तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखी होगी बॉक्स इस तरीके से, वो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, g साइन थीटा के बराबर। फिर उसकी कुछ यहाँ पे वेलोसिटी हो चुकी होगी नीचे आते आते, ठीक है। फिर अब यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि ये मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द वेज।
तो इसके लिए कुछ फ्रिक्शन लग जाएगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो अब यहाँ आकर के रुक सकता है। अच्छा, इसको प्रिसाइजली सेम डिस्टेंस में रोकना है, तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू a है, तो इस वाले रीजन में हमारे पास एक्सेलरेशन एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे जाकर के वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा, या तो पहले रुक जाएगा नहीं तो बाद में रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये भी पता है मुझे g sin थीटा के बराबर होगा। यहाँ वाला एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के साथ साथ किस तरीके से लिखते हैं उस चीज़ का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आती है हमारे पास mg साइन थीटा, नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो भी उसका मास है, इस तरीके से हम कट जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g साइन थीटा। ये तो हमें पहले से ही पता था। फिर पार्ट 2 में हमें एक्सेलरेशन उसका लिखना है, तो पार्ट 2 में एक्सेलरेशन किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर बनाओ उसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, उसके ऊपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा होगा इस तरीके से, कितना mg साइन थीटा। ठीक, पीछे की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा, कितना म्यू mg कॉस थीटा। और ये फोर्सेस इस तरीके से हैं कि इनके कारण इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है a, जिसका मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। यही इक्वेशन हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर अब मैं इक्वेशन लिख दूंगा। देखो ये वाला फोर्स ज्यादा रहा होगा तभी इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। हम लिख देंगे म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ पर सारे के सारे मास इस तरीके से कट जाते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, देखो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही थी, जी साइन थीटा। अब ये माइनस का जी साइन थीटा ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2g साइन थीटा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाती है, पहले तो सारे के सारे जी काट दो, टी। हमारे पास वैल्यू आ जाती है, म्यू की आ जाती है 2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 tan थीटा, एंड बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। Starting from rest, a body slides down 45-degree inclined plane in twice the time it takes to slide down the same distance in absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is। बहुत ही लाजवाब सवाल। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जब हमारे पास नो फ्रिक्शन होता है तब। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और वो इस तरीके से होगी कि भाई पहले तो यहाँ पर हमें मान लो लगा था टाइम t, तब फ्रिक्शन होगा तो ये धीरे धीरे आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लग जाता है। इस चीज़ का, इस इंफॉर्मेशन का पता करके आपको पता करना पड़ेगा भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी कितनी चाहिए विद फ्रिक्शन, उसके हिसाब से आपको फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पता करना है। बहुत ही अमेजिंग सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जब फ्रिक्शन नहीं था, है ना, उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई थी, और मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल किया है, इसको लेंथ बोल देते हैं हम l। ठीक है, 2 अलग अलग एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो 2 अलग अलग समय लग रहे हैं हमारे पास। तो अब टाइम कंपेयर करना है, कैसे करें। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगा देंगे। तो s इज इक्वल टू एस, है ना, दोनों बार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो दोनों बराबर है, इसको s इज इक्वल टू एस ना लिखें, हम l इज इक्वल टू एल लिख देते हैं। पहले केस में इसी लेंथ को ट्रैवल किया गया है, किससे, यू टी प्लस हाफ a1 t1 का स्क्वायर से, और दूसरे केस में इसी लेंथ को ट्रैवल किया गया है, उसका एक्सेलरेशन भी दूसरा है, टाइम भी दूसरा लगा होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाती है यू टी। अच्छा, यहाँ पे t1 था ना, तो ये हो जाएगा यू टी टू प्लस हाफ इंटू a2 इंटू t2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो u की वैल्यू 0 थी इनिशियली, यहाँ पे भी u की वैल्यू 0 थी। अब जैसे ही हो जाएगा तो ये हाफ से हाफ हमारे पास इस तरीके से कट जाता है। अच्छा, मुझे बोला है कि बाद में सेकंड केस में, है ना, ये वाला केस फ्रिक्शन वाला है,
इसमें हमारे पास टाइम लगता है 2 गुना, तो t2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t1 ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है। ठीक, ये वाला जो केस है ना, ये वाला मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्शन वाला केस है ये, है ना। दिस इज फ्रिक्शन वाला केस, दिस इज नो फ्रिक्शन। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं a1 इंटू t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 इंटू 2 टाइम्स t1 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स a2। तो हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ चुकी है। ये जो बेसिकली a1 था ना, जिस वक्त हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, इसको हम बोल देते हैं दिस वॉज a1। a1 की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है g साइन थीटा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाती है a2 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास फ्रिक्शन होना चाहिए जिस वक्त ये नीचे आ रहा है, सॉरी इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर इतना एक्सेलरेशन आया तो उसको दुगना टाइम लग जाएगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी कैसे हो, तो ये एक्सेलरेशन देखो, जब भी हमारे पास एक ब्लॉक होता है जो नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन अब आपको लिखना आ जाना चाहिए। जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी, देखो नीचे लगता है mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ लगता है हमारे पास म्यू mg कॉस थीटा। हमारे पास एक्सेलरेशन a2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास m, और इसी की वैल्यू होनी चाहिए g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट, इक्वेशन आ चुकी है। मास से सारे के सारे मास कट जाते हैं। क्या देखते हैं हम कि सारे के सारे g से g भी इस तरीके से कट गए। हमारे पास वैल्यू आती है 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से देखो 4 साइन थीटा उस तरफ जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली बचता है 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 म्यू कॉस थीटा। ओके ओके, अच्छा थीटा की वैल्यू दी हुई है क्या हमें, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 तो सेम होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं भाई, थीटा की वैल्यू अगर मुझे 45 दे दी जाए, करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 45 दी है, साइन 45 कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचता है म्यू इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर की क्या थी, हमें पता करना था भाई अगर सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग टाइम में ट्रैवल करना है, एक में डबल टाइम लगता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 1/4 उसका हो जाएगा। जैसे ही वो पता चल गया, हमने फ्रिक्शन की इक्वेशन लिखी, वहाँ पे एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कलरफुल तरीके से और इतने सारे PYQs करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में पूरी लर्निंग भी हो जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन पूरे के पूरे क्रैश कोर्स। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, बहुत सारे PYQs के साथ। आ जाओ, जल्दी मिलते हैं।